महंगे उपहार लेकर दवा लिखने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ जी बिजनेस लगातार आवाज उठाता रहा है और सरकार ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। फार्मा मार्केटिंग प्रैक्टिसेस पर बनाई गई कमेटी की आज तीसरे चरण की बैठक हुई। इस बैठक में फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल हुए हैं। इस बैठक में अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस पर चर्चा हुई है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। बैठक में फार्मा कंपनियों की तरफ से अपनी दवाओं की बिक्री बढ़ाने के लिए दिए जाने वाले प्रलोभन के जो आरोप लगे हैं उस पर चर्चा हुई है। कमेटी फार्मा कंपनियों की ओर से अपनाए जाने वाले तरीकों के रेगुलेशन फ्रेमवर्क की समीक्षा कर रही है। आपको बताएं कि सरकार ने मामले में एक कानूनी तंत्र तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन सितंबर में किया था। डॉक्टर्स को दिए जाने वाले उपहार को लेकर तब से बहस शुरू हुई थी, जब पैरासिटामोल दवा डोलो बनाने वाली कंपनी माइक्रो लैब्स पर डॉक्टर्स को फ्री गिफ्ट देने का आरोप लगा और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। डोलो के खिलाफ दायर याचिका में न सिर्फ कंपनी को घेरा गया था, बल्कि इसमें दूसरे डॉक्टर्स पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। याचिका में आरोप लगाए गए थे कि कई बार डॉक्टर्स मरीजों को वो भी दवा लिख देते हैं जिनकी उनको जरूरत नहीं होती। कई बार ऐसे टेस्ट लिख देते हैं जिन टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया कि डॉक्टर्स कई बार महंगी दवाइयां लिखते हैं क्योंकि उन्हें फार्मा कंपनियों की तरफ से उनका नाम प्रिस्क्राइब करने के फ्री गिफ्ट मिले हुए होते हैं। उनके साथ कई छुपे हुए प्रोफेशनल्स जो कोलैबोरेशन है वो होते हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह गंभीर मुद्दा है और इसीलिए इस पर बहस आगे बढ़ी। तो ये तो बात हो गई ताज़ा मामला क्या है, लेकिन क्या डॉक्टर्स को फ्रीबीज यानी कि कमीशन देना कानूनी तौर पर अलाउड है? तो इसका जवाब है नहीं। देश में इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशंस एक्ट 2002 है। इसमें साफ कहा गया है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के सेल्स पर्सन या प्रतिनिधि से किसी भी तरह का गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। एक्ट के मुताबिक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को ट्रैवल फैसिलिटीज, हॉस्पिटैलिटी, कैश या किसी भी तरह के मॉनेटरी ग्रांट्स नहीं लेने चाहिए और इनके बावजूद भी डॉक्टर्स को दवाई लिखने के लिए गिफ्ट देना आम चलन है। अब ये कमेटी फ्रेश रेगुलेशंस बनाने पर काम कर रही है, लेकिन ये किस तरह के रेगुलेशंस होंगे, क्या इस मीटिंग में निकलकर सामने आया है, थोड़ा डिटेल लेते हैं। मीटिंग पर डिटेल लेने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरीश पांडे जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ खास मेहमान रैनबैक्सी के पूर्व प्रेसिडेंट राजीव गुलाटी सर भी जुड़ चुके हैं। गुलाटी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमरीश, पहले तो आप मीटिंग का अपडेट बताएं, क्या क्या चर्चा हुई? दीपक, मीटिंग आज हुई। दोपहर में मीटिंग शुरू हुई थी लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में और लगभग 2.5 घंटा बैठक चली है, जिसमें कि सभी जो संगठन है जो कि फार्मा इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं उनके प्रतिनिधि थे और उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि हमारे तरफ से ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं होती है और चूंकि हम बिजनेस में हैं तो बिजनेस के जो ऑब्लिगेशंस हैं, बिजनेस को बढ़ाने के जो तरीके होते हैं, हम उनको एथिकली फॉलो करते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने ये साफ कहा कि हमें जो इनपुट्स मिले या फिर जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उसके अनुसार कई बार ऐसा देखा गया, कई मामलों में इस तरह का देखा गया है जहां पे कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं। तो आप ये बताएं कि जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस के लिए रूल्स हैं या फिर रेगुलेशंस हैं उसमें किस तरह के बदलाव किए जाए ताकि आपका बिजनेस भी हैम्पर ना हो और जो एंड यूजर है यानी कि जो कंज्यूमर है उसको और ज्यादा सहूलियत मिल पाए। कुल मिलाकर सरकार ये साफ कह रही है कि जो 1 जनवरी 2015 से जो हमारे रेगुलेशंस हैं उनको आज के माहौल में रिविजिट करने की जरूरत है। इसलिए जरूरत है क्योंकि पहले जो तरीके थे और आज के जो तरीके हैं उसमें कई गुना तेजी से बदलाव आता जा रहा है। इवन जो डॉक्टर और जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है उनके रिलेशनशिप में, जो डॉक्टर है कंपनी है उसके रिलेशनशिप में, कंज्यूमर के रिलेशनशिप और डॉक्टर के रिलेशनशिप में, और जो हॉस्पिटल्स है क्योंकि वो एक पहले अस्पताल, डॉक्टर, एमआर ये सारी एंटिटीज अलग अलग होती थी। अब ऐसा एक ताना बाना बुन गया है जहां पे कि जो अस्पताल है वो ही लगभग सब कुछ होता जा रहा है। तो ऐसे में किस तरह से सिस्टम को और लीक प्रूफ, फूल प्रूफ बनाया जाए ताकि इस तरह के
गिफ्ट्स देकर या फिर किसी भी तरीके का एडवांटेज लेकर डॉक्टर से ये प्रिस्क्रिप्शन न लिखवाया जाए, इसको लेकर चर्चा हुई है। हालांकि अभी ये तीसरी ही बैठक थी और ये जो कमेटी बनी है वीके पॉल की अध्यक्षता में नीति आयोग के जो मेंबर हैं, उनको लगभग 3 महीने यानी कि 90 दिनों का समय दिया गया था रिपोर्ट फाइल करने के लिए। तो अभी तो 40 दिन हो गए, 50 दिन इनके पास और है और आने वाले दौर में कुछ और बैठकें होंगी। इसके अलावा दवा कंपनी को इंडिविजुअली भी बुलाया जाएगा, उनसे भी उनका पक्ष जाना जाएगा। उसके बाद ये कंपनी जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। फिर इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय जो है अपना फैसला लेगा इस पे कि किस तरह से रेगुलेशन में चेंजेस करने हैं जो 1 जनवरी 2015 से चालू हैं। लेकिन फिलहाल आज की बैठक में कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर की चर्चा हुई है और ये कहा जा सकता है कि बैठक पॉजिटिव नतीजे की तरफ जाती हुई दिख रही, यानी कि एंड यूजर को नतीजे पे आने तो वाले दिनों में कुछ बिल्कुल, लाभ मिलेगा। ये कंज्यूमर के लिहाज से पॉजिटिव नतीजे पे तो तब जाएगी जब पहले कंपनियां माने कि हम जो है इस तरह की फ्रीबीज आप देते हैं। टेक्निकली वो कौन सा जवाब दे रहे हैं गुलाटी सर, जो आज जवाब दिया है कंपनीज ने कि हम साहब कुछ फ्रीबीज नहीं दे रहे, किसी को कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं दे रहे, हम तो बिल्कुल नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हैं जो अलाउड है। ऐसा होता है सर क्या? नहीं, ये तो सरासर झूठ है। मैं खुद इंडस्ट्री में 30 साल से ज्यादा रहा हूँ और मैंने हर तरह की चीजें देखी हैं और एक्शन भी लिए हैं। पहली बात तो आप ये समझे कि ये जिस दौर से भारत गुजर रहा है, इस दौर से बाकी सारे देश गुजर चुके हैं। एक समय था कि इंग्लैंड में डॉक्टरों को क्रूज पे ले जाया जाता था। एक समय था अमेरिका में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का मेन काम था कि डॉक्टर के लिए लंच लेके जाना, उसे लंच खिलाना और डॉक्टरों को स्पीकर बनाना, उन्हें भेजना, उनको पैसे देना। और सब देशों में गवर्नमेंट को रेगुलेशंस लाने पड़े, तब जाके इसको कंट्रोल में लाया गया है। अब जो इसका अमेरिका में जो एक्ट है वो सनशाइन एक्ट पास किया गया, जिसमें $1 का हिसाब कंपनी को देना पड़ता है जो डॉक्टरों पे खर्च होता है। अगर आप क्लिनिकल ट्रायल करते हैं तो उसका हिसाब अब अपने वेबसाइट पे डालेंगे। अगर आप किसी डॉक्टर को स्पीकर बना के कहीं भेजते हैं तो उस पर क्या खर्चा हुआ, क्यों हुआ, वो हिसाब आप वेबसाइट पे डालेंगे। तो बहुत सख्त कार्रवाई ये कई देशों में हुई है और इसको कंट्रोल किया गया है। और भारत में भी ये कोई नई बात नहीं है। मुझे अच्छी से याद है कि आज से कोई 9-10 साल पहले मिस्टर DS काला, सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के, उन्होंने इसी मुद्दे पे एक मीटिंग बुलाई थी और मैं इंडस्ट्री की तरफ से, इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से मैं गया था। वहां पे इंडियन इंडस्ट्री भी थी, मल्टीनेशनल कंपनी वाले भी थे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी प्रेजेंट थी, सारे स्टेक होल्डर्स थे। ठीक है। और एक सवाल जो उन्होंने पूछा था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से कि जी आपकी गाइडलाइंस हैं कि डॉक्टर ये फ्रीबी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप मुझे एक एग्जांपल दे दीजिए जहाँ पे किसी डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल किया गया हो या डॉक्टर पे एक्शन लिया गया हो कि उसने फ्रीबी एक्सेप्ट किए गए। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं पर कह रहा हूँ कि इशू दोनों तरफ से है। बिल्कुल, देने वाले की भी प्रॉब्लम है और लेने वाले का भी तो हमको देखना चाहिए। बिल्कुल, कोई एक्शन आज मेडिकल काउंसिल इंडिया ने कभी लिया ही नहीं है। हाँ, उन्होंने गाइडलाइन इशू कर दी, अगर एक्शन किसी ने लिया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो प्रैक्टिसेस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला नहीं करनी चाहिए, जब उन चीजों पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खर्चा करेगी तो हम उसको लेजिटिमेट एक्सपेंस नहीं अलाउ करेंगे और वो इनकम में ऐड कर देंगे। और माइक्रो लैब के साथ भी यही हुआ है। और कोई कानून नहीं है इस समय, बिल्कुल, सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही एक्शन ले रहा है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया पुराना एग्जाम्पल का, कि जब सेक्रेटरी काला साहब ने जो है ये सवाल पूछा था और क्या वहां पर वस्तुस्थिति थी। मैं सर एक चीज पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है कि सरकार को इंडस्ट्री के लोगों को बुलाकर इस चीज को प्रूव करना पड़ रहा है हर तरह से। एक प्रोसीजरल हिस्सा जरूर हो सकता है लेकिन कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं सर। आप जाइए, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाइए, उसके उस एरिया के इर्द गिर्द 1 से 2 किलोमीटर के अंदर ही वो दवा मिलेगी। अगर आप वहां से बाहर निकले तो वो दवा नहीं मिलेगी। कई बार केमिस्ट भी बोल देते हैं कि सर जहां का डॉक्टर है ना, वहीं के आसपास के आप केमिस्ट शॉप में जाइए, वहीं भी ये दवा मिलेगी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब को फ्रीबीज देकर बताया गया है कि आपको ये दवा लिखनी है और उनको मालूम है कि कहां कहां वो दवा बेचनी है। इसके अलावा गुलाटी सर, ये रॉकेट साइंस है क्या कि एक MR नाम का एक शख्स है, मरीजों को
घंटों लग जाते हैं सर लाइन में लगते लगते, उनका नंबर नहीं आता, लेकिन एमआर साहब आते हैं, खट से उनकी एंट्री होती है और वो डॉक्टर के साथ बगल में बैठकर कुछ खुसफुसा रहे होते हैं आराम से बैठकर। तो ये क्या, ये कोई रॉकेट साइंस है सर? सरकार को आई एम नॉट श्योर कि इसमें एजेंसी क्या वो इतना लंबा प्रोसीजर चला रही है कि पहले इंडस्ट्री से बात को लेकर आप सीधा एक्शन क्यों नहीं लेते? देखिए, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं होती है, थोड़े ग्रे एरियाज होते हैं। अब मैं एक आपको दूसरा पहलू, आप बुरा ना माने तो एक मैं दूसरा पहलू प्लीज सर, प्लीज दिखाता हूं। देखिए, इंडिया में सीएमईज नहीं है, कंपलसरी नहीं। अमेरिका में आपको अपना प्रैक्टिसिंग लाइसेंस रखने के लिए आपको सीएमई हर साल दूसरे साल सीएमई करनी पड़ती है और एग्जाम पास करना पड़ता है कि मेरी जो नॉलेज है वो अप टू डेट है, तभी आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आपका लाइसेंस जो है सस्पेंड हो जाता है। इंडिया में तो है नहीं। आपने एमबीबीएस कर लिया था 1960 में, आज 2022 चल रहा है और आप उसी नॉलेज पे प्रैक्टिस कर सकते हैं जिंदगी भर। कोई कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन का प्रोविजन इंडिया में है ही नहीं। तो एजुकेशन कौन प्रोवाइड करता है? तो चाहे मेडिकल जर्नल्स हो, चाहे डॉक्टरों को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भेजना हो, चाहे इंटरनेशनल स्पीकर्स को इंडिया में लेके आना हो, चाहे इंडिया में ही इंडियन स्पीकर्स जो कि की ओपिनियन लीडर्स हैं उनको लेके छोटे शहरों में डॉक्टरों से छोटी छोटी कॉन्फ्रेंसेस करनी हो, ये सारे काम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ही करती है। हमको ये सारी चीजें रोकनी नहीं है। हमको जो कि एक कोड ऑफ कंडक्ट बना था कि क्या एथिकल है और क्या नहीं एथिकल है वो देखना है। तो मेरे ख्याल से कमेटी इसी में फंसी हुई है कि क्या चीजें अलाउ की जाएं जिससे डॉक्टर्स की नॉलेज। अब देखिए, जब भी कोई नई दवा दुनिया में आती है वो इन्फॉर्मेशन तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही लेके आता है ना डॉक्टर के पास। ये तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि नई दवा के क्या साइड इफेक्ट है, उसकी क्या डोजेज है, उसका क्या ड्रग इंटरेक्शन है, वो किस समय लेनी चाहिए, कितनी बार लेनी चाहिए। जो सारी इंफॉर्मेशन है नई दवा की, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी, यूरोप में भी, जापान में भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो प्रोवाइड करती है। इसीलिए मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इसीलिए मेडिकल जर्नल्स में आर्टिकल छपते हैं जो बांटे जाते हैं, इसीलिए क्लिनिकल ट्रायल्स भी की जाती हैं। तो एक एथिकल काम करना जरूरी है, लेकिन अनएथिकल बड़ी बड़ी गिफ्ट, अब डॉक्टरों को आईपैड दिए जा रहे हैं, डॉक्टरों को प्रिंटर दिए जा रहे हैं। मैंने खुद, जब मैं अमेरिका से इंडिया आया 2011 में, मैंने 11 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। मैंने कहा सेल नहीं होगी तो तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुम बड़ी बड़ी ये गिफ्ट लाके ब्राइब करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। तो जरूरत है कि हम कहते हैं यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट, एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की, जिसमें बहुत क्लियरली गवर्नमेंट रेगुलेशन है। इस समय गवर्नमेंट रेगुलेशन मैं वही पूछना चाह रहा था सर आपसे, मैं वही पूछना चाह रहा था सर आपसे। अमरीश भी मेरे साथ हैं, मैं क्विकली जरा अमरीश के पास चलना चाहूंगा। अमरीश, सरकार, मैं देखता हूं कि इस पे कई बार इसको इस तरह से भी ले लिया जाता है कि देखिए साहब डॉक्टरों के खिलाफ बोल दिया, फार्मा इंडस्ट्री वाले बोलते देखिए साहब ये तो फार्मा इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं। देखिए, अल्टीमेटली ये एड्रेस अगर इश्यू होगा तो फार्मा इंडस्ट्री का भला होगा। इसमें जो बड़ी कंपनी हैं वो तो बड़े गिफ्ट दे के जो है डॉक्टरों को ब्राइब करके अपना काम चला लेंगी, जो कि छोटी कंपनियां हैं उनके पास नहीं है ब्राइब देने के लिए डॉक्टर के पास, उनके पास नहीं है कोई एमआर भेजने के भेज के वो जो है वो डॉक्टर्स को समझाए, कन्विंस करे। उनके पास अपने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो ये बात पूरे इकोसिस्टम को, जिसको कह रहे हैं हम आचार संहिता, ये इशू अमरीश, आचार संहिता एक ऐसी आचार संहिता जिसमें सबके लिए विन विन सिचुएशन हो, बात इसी पर चल रही है ना? जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि बात इसी आचार संहिता पे ही चल रही है। एक्चुअली क्या है कि 1 जनवरी 2015 से एक आचार संहिता ऑलरेडी लागू है। उसके पहले तक कोई आचार संहिता नहीं थी और जो सर कह रहे हैं, गुलाटी सर कह रहे हैं, लगभग वही सारी प्रैक्टिसेस चलती थी। 2015 1 जनवरी से नई सरकार जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जब आई, तो उसने ये साफ कहा कि बहुत सारी दवाओं पे हम अनएथिकली ज्यादा कमाई कर रहे हैं, जिससे कि अफोर्डेबल जो हेल्थ सर्विस है वो हैम्पर कर रही है। ऐसे में गरीबों को सस्ता इलाज हो, अच्छा इलाज हो, इसको मुहैया कराने के लिए हमको कुछ प्रैक्टिसेस पे रोक लगानी पड़ेगी, एथिकली उनको फॉलो करना पड़ेगा। 1 जनवरी से जब ये प्रैक्टिस में आई थी, उसके बाद नए तरीके इजाद कर लिए गए, कंपनियों की तरफ से कहिए या फिर एमआर की तरफ से कहिए या फिर डॉक्टर्स की तरफ से कहिए। अब जो कमेटी है, जैसा कि सर ने कहा कि पिछले कहीं कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं था और जो टैक्सेशन बॉडी है वो उस पर एक्शन लेके आई थी।
इस वाली कमेटी में टैक्सेशन बॉडी से, फार्मा इंडस्ट्री से, इसके अलावा फार्मा मंत्रालय से, हेल्थ मंत्रालय से, नीति आयोग से, यानी कि हर सेक्टर से एक रिप्रेजेंटेटिव है जो कि उसके प्रॉस एंड कॉन्स जानता है और उस सारी चीजों को एक साथ रिवाइज किया जा रहा है, यानी कि पुराने वाले को नया कैसे बनाया जाएगा और नए वाले में क्या छूटा हुआ है जो ऐड कर दिया जाए, उन सब चीजों पे चर्चा हो रही है। इसके बाद ही वो चीजें रेगुलेटर के सामने आएंगी। कुल मिलाकर एक चीज ये भी इसमें कही जा रही है कि क्या हम इसको किसी तरीके का कानूनी बैकअप भी दे सकते हैं। सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है। बिल्कुल 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 अमरीश, यस, मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था। गुलाटी सर से मेरा सवाल ही इसी पॉइंट पे था, कानूनी बैकअप। अब ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट है आपके पास, एडवाइजरीज बहुत सारी हैं आपके पास सलाह सुझाव। गुलाटी सर, इससे अब काम नहीं चलेगा। एक रेगुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, उसके पीछे बाकायदा कानूनी बैकअप होना चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी लीगली फिक्स हो। मैं उसी तरफ आ रहा था कि जो कोड ऑफ कंडक्ट इस समय है वो सेल्फ रेगुलेशन है। यस। और सेल्फ रेगुलेशन जब नहीं चलती है तो उस समय मिस्टर काला ने भी धमकी दी थी कि अगर ये सेल्फ रेगुलेट आप अपने आप को नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट को आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। और आप भी वही मेरे से पूछ रहे हैं और वही कह रहे हैं कि शायद समय आ गया है कि गवर्नमेंट को रेगुलेट करना पड़े, जहां पे महंगी गिफ्ट्स, हजारों रुपए की, लाखों रुपए की गिफ्ट्स और वाइनिंग एंड डाइनिंग और शराब, इस चीजों पर रोक लगाई जाए और सिर्फ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन की जो डिसेमिनेशन है वो अलाउ की जाए। तो ये गवर्नमेंट को शायद इंटरवीन अब करने का समय आ गया है, जहां पे उनको कानून लाना पड़े, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन जो है, इंडस्ट्री कुछ भी कहे, बस सच्ची बात यह है कि सेल्फ रेगुलेशन 100% तो नहीं चल रही। बिल्कुल। और सेल्फ रेगुलेशन कहा जाता है कि ये पहली सीढ़ी है, ये आपकी अपनी ग्रोथ के लिए, पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए सेल्फ रेगुलेशन होगा। सरकार को लगेगा सब तो ठीक ठाक चल रहा है, कंज्यूमर का हित, देश का हित, इंडस्ट्री का हित, सब कुछ समाहित है सेल्फ रेगुलेशन से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपना बिजनेस कीजिए, आगे बढ़िए, देश को आगे बढ़ाइए। लेकिन अगर आपने सेल्फ रेगुलेशन में ही कंजूसी कर दी, छोटे छोटे मुनाफे के लिए, छोटे छोटे लाभ के लिए आपने ब्रॉडर पिक्चर पे पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए मुश्किल कर दिया। हाँ अमरीश, कुछ कह रहे हैं, बताइए। मुनाफा की बात आपने कही तो उसमें एक चीज और ऐड कर दूं, सरकार इसके साथ साथ पैरेलली ट्रेड मार्जिन्स को लेकर भी बाकायदा काम कर रही है और कंपनी के साथ एक लंबा डिस्कशन सरकार का चल रहा है। कई दौर की बैठक हुई है और अभी जो हमें जानकारी मिली उसके अनुसार सरकार दिसंबर में एक बड़ी बैठक भी करेगी, जिसमें ये जो पुरानी एनपीपीए की जो स्टडी है उसके आधार पर सरकार इंडस्ट्री से वापस पूछने वाली है कि हमने पिछली बैठक में आपसे कहा था कि कई सारी दवाओं पे आप लगभग 2000% का भी मुनाफा ले रहे हैं, जिनकी की लागत लगभग 2 रुपए से लेके 25 रुपए के बीच में है। तो क्यों ना उन चीजों को या तो आप खुद कम कर दें या तो हम एक रेगुलेशन बनाते हैं कि इस तारीख के बाद उन दवाओं की कीमत अपने आप कम हो जाएगी। 300 एब्सोल्युटली 300 400 500% का जो ट्रेड मार्जिन है। अब ऐसे में भी दलील ये दी जाती है कि साहब ये जो फार्मा इंडस्ट्री के खिलाफ होगा। क्विकली सर कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे सर? ट्रेड मार्जिन का इशू भी इसी से जुड़ा हुआ है, इस पे भी काम चल रहा है। हालांकि एनपीपीए ने कितनी बार बैठकें कर ली, कोई नतीजा तो निकलता नहीं है, पर फिलहाल देखिए इस समय सारी पावर डॉक्टर के पेन पे है। जो ब्रांड डॉक्टर लिखता है वो ब्रांड केमिस्ट को देना पड़ता है। इस समय एटोरवास्टैटिन के इंडिया में 1000 से ज्यादा ब्रांड्स हैं। अब कंपनियां जो हैं अपना ब्रांड लिखवाने के लिए जो करती हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उस तरफ कंपनियां खर्चा करती हैं अपना ब्रांड लिखवाने के लिए। लेकिन जो कंपनियां डॉक्टर के पास नहीं जा सकती हैं वो अपना ब्रांड कैसे बेचें? तो वो सारा मार्जिन उठा के डॉक्टर को देने की बजाय वो केमिस्ट को दे देती हैं। तो केमिस्ट क्या करता है, वो सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करता है, हालांकि सब्स्टिट्यूशन इंडिया में लीगल नहीं है। तो जो इसमें सबसे नुकसान किसका है? दोनों तरफ नुकसान है पेशेंट का। डॉक्टर पे खर्चा होगा तो दवाई की कीमत ज्यादा होगी, केमिस्ट को मार्जिन ज्यादा मिलेगा तो दवाई की कीमत ज्यादा होगी। तो रेगुलेट करने की जरूरत तो दोनों तरफ से है ही है। मैं तो मानता हूं इस बात को कि दवाइयों के प्राइसेस कम करने चाहिए और मार्जिन कम करने चाहिए और डॉक्टरों पे फ्री गिफ्ट का खर्चा भी कम करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही बोला और यही है आज की इस पूरी चर्चा का सार कि अगर आपका डॉक्टर जो है किसी कंपनी के खर्चे पर अमेरिका और यूरोप घूम के आ रहा है तो वो
आपके ही ऊपर जो है सारा खर्चा अंततोगत्वा आएगा, क्योंकि कंपनी तो वसूलेगी पेशेंट से। केमिस्ट को भी अगर ज्यादा मार्जिन दिया जा रहा है तो उसका भी आपने ही भुगतना है। तो हर चीज घूम फिर के आ रही है एक आम उपभोक्ता पे, और उपभोक्ताओं के संरक्षण की जिम्मेदारी है सरकार की। अब सरकार इसे अभी सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट के जरिए आगे बढ़ाए या फिर एक बढ़िया लीगल फ्रेमवर्क लेकर आए, ये हम सरकार पर छोड़ते हैं, और बहुत सारी उम्मीदों के साथ इस बात को हम सरकार तक छोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाटी सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। अम्बरीश, थैंक यू सर। अम्बरीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस जानकारी के लिए। चलिए साहब, तो दवाओं के मोर्चे पर गिफ्ट देकर महंगी दवा बेचने का खेल तो आपने देख लिया ये कैसे होता है, लेकिन इसके साथ ही नकली और सब स्टैंडर्ड दवा भी चुनौती बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में नकली दवाई और इंजेक्शन बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। यहाँ जो दवाइयों की कीमत मिली है वो है 1 करोड़ से ज़्यादा की, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा की नकली दवाइयाँ इस फैक्ट्री में बन रही थी। और ये सिर्फ तो हो सकता है एक छोटी सी खेप पकड़ी गई हो। बीमारी में 2 ही चीज काम करती हैं, बेहतर इलाज और कारगर दवा। लेकिन बेहतर इलाज मिलने के बावजूद अगर मरीज को सब स्टैंडर्ड दवा मिल रही हो तो उसकी तबीयत सुधरने की बजाय और बिगड़ सकती है। कई बार ये जानलेवा भी साबित हो जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद नकली दवाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा। नकली दवाओं को मिलने की कई खबरें सामने आती हैं और ताजा मामला है उत्तर प्रदेश का। यहाँ 5 जिलों के ड्रग्स डिपार्टमेंट के अफसरों और पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा की नकली दवा और इंजेक्शन पकड़े हैं। यूपी के संभल में जांच अधिकारियों की टीम ने छापा मारा और यहां नकली दवाई और इंजेक्शन बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। यहां नामी गिरामी दवाई कंपनियों के नाम से नकली दवाइयां तैयार की जा रही थी। इंजेक्शंस और नकली दवाई बनाने के लिए भारी मात्रा में स्टॉक किया गया रॉ मटेरियल भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि ड्रग्स डिपार्टमेंट को नकली दवाओं की फैक्ट्री संचालित किए जाने की सूचना मिली थी। इस फैक्ट्री से दवाओं को अस्पतालों और मेडिकल स्टोर पर खपाया जा रहा था। पुलिस ने नकली दवाई की फैक्ट्री चलाने के आरोपी शख्स को बेटे समेत गिरफ्तार कर लिया है। भारी मात्रा पे अवैध रूप से फैक्ट्री में बनाए जा रहे औषधियों की बरामदगी की गई है, जिसकी बाजार की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक की है। इस प्रकरण में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम तेज प्रकाश उर्फ राम बाबू एवं शुभम पुत्र तेज प्रताप भाले राज खास सराय तरीन हयातनगर जनपद संभल हैं। ऐसा नहीं है कि ये देश में नकली और सब स्टैंडर्ड दवा बेचने का पहला मामला हो। इससे पहले तमिलनाडु की एक कंपनी सनराइज इंटरनेशनल लैब्स ने सरकारी अस्पतालों में थायराइड की घटिया क्वालिटी की दवा सप्लाई की थी। इस मामले में शिकायत मिलने पर राज्य सरकार ने संज्ञान लिया और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत कंपनी पर केस दर्ज कराया। मामला कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने साफ कहा कि दवा बनाने का फैसला पूरे बोर्ड का होता है। कंपनी की कमाई का फायदा उन्हें भी मिलता है, इसलिए वो भी इसकी जवाबदेही से नहीं बच सकते। इसी तरह नकली और घटिया दवाओं के बढ़ते बाजार को देखते हुए केंद्र सरकार की ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने 2018 में सरकार से इस पर सख्त नियम बनाने की सिफारिश की थी। इसे देखते हुए सरकार ने पिछले साल मार्च में ही घटिया और नकली दवाओं की मार्केटिंग को लेकर एक नया नियम लागू किया। इसमें कहा गया था कि दवाओं की क्वालिटी खराब पाए जाने पर दवाओं को बनाने वाली कंपनी ही नहीं बल्कि मार्केटिंग करने वाली कंपनियां भी जिम्मेदार होंगी। फिलहाल तो सरकार ने नकली और घटिया दवाओं को रोकने की योजना बनाई है, लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद नकली दवाओं का कारोबार नहीं थमना चिंताएं बढ़ा देता है। सुनील सिंह, जी मीडिया।